रिसेंटली हमारे पीएम ने दिवाली मनाई थी, बट ये दिवाली काफ़ी ज़्यादा खास थी बिकॉज फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि इंस्टेड जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज है उनकी बजाय इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने नेवी को चुना। इवन दो उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इवन हमारी बीएफसी से भी ज़्यादा, पर वो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और आज के वीडियो में हम इसी सेलिब्रेशन के एक छोटे मगर सबसे महंगे पार्ट के बारे में बात करेंगे, द ऑलमाइटी INS विक्रांत। भारत का देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है उनको मजबूर करा नई इन्वेंशन के लिए, उस टाइम पे जब हमारे की एलाइज ने वो देने से साफ ना कर दिया था। और हम आज पाकिस्तान और चाइना के पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे कि वो इसको इतना बड़ा थ्रेट क्यों लेते हैं, जिसने उनकी दोस्ती को और भी गहरा करती है। और आज सबसे बड़े सवाल का जवाब जानेंगे कि इज INS विक्रांत इनविंसिबल और ऑब्सोलीट। सो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक बेसिक डेफिनेशन क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर की। बेसिकली एक बहुत बड़ा जहाज जिसके अंदर हैंगर बना रखे हैं और वहां से जेट फाइटर टेक ऑफ कर सकते हैं। बट ये तो होगी बात बेसिक डेफिनेशन की, पर इसका रोल इतना लिमिटेड नहीं है। जब अमेरिका किसी देश से डील करता है तो वो सबसे पहले अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेजता है अ बैटल ग्रुप, जो कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इसको या तो रेड सी में डिप्लॉय कर दिया या फिर साउथ चाइना सी में। एंड देन उसके बाद अमेरिका अपने डिप्लोमेट्स को भेजता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक लेवरेज देता है टॉक्स में। बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अमेरिका के अगर 50 स्टेट है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर उनके एक लैंड का पार्ट है। बस फर्क इतना है कि वो तैर सकता है और उसका अपना खुद का एक मिलिट्री बेस है। एंड दिस एयरक्राफ्ट इज आर्म टू द टीथ, और दुनिया में वो कहीं पे भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों चाहिए? वैसे इंडिया जोग्राफिकली काफी ज्यादा ब्लेस्ड है, सारे सीजन्स हैं, हर तरह की टेरेन है। एंड जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है तो वो है हमारा सी रूट और हमारी लोकेशन। इसके थ्रू हम पूरी दुनिया से ट्रेड करते हैं। बट ये स्ट्रेंथ भी हमारी कमजोरी बन सकती है। अगर रेड सी से और मलक्का स्ट्रेट से चोक करा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी 1 साल के अंदर, और ये बात चाइना और पाकिस्तान को अच्छे से पता है। एंड ये थ्रेट ना सिर्फ दुश्मन देशों का है बल्कि जितने पायरेट्स और जितने नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो जो कमर्शियल शिप्स होती है जो ऑयल, गुड्स और अदर मटेरियल्स लेके चलती है, उनको हाईजैक करने में लगे रहते हैं। एंड इससे इनडायरेक्टली असर इकोनॉमी में बढ़ता है जब उनको लाना ले जाना काफी ज्यादा रिस्की होता है। और ऐसे अगर किसी केस में इंडिया का कोई जहाज फंस जाए तो इंडिया के मेनलैंड से एक जहाज भेज के वहां से उसको छुड़वाने में कुछ दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाएंगे। एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इंडिया की रिक्वायरमेंट थी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, मोबाइल सिटी, जो ना सिर्फ डिफेंस में भी काम कर सकती है हमारे सी ट्रेड रूट्स को बचाने के लिए, बल्कि एज एन ऑफेंसिव भी काम कर सकती है। और सेम काम किया था हमारे ओरिजिनल INS विक्रांत ने 1971 में, जब उसने अकेले बे ऑफ बंगाल में खड़े होके बांग्लादेश को घुटने पे ला दिया था। एंड अलॉन्ग विद MiG-21 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। एंड टॉकिंग अबाउट INS विक्रांत, तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली विक्रांत 2 थे, और जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का, उससे हमारी कहानी स्टार्ट होती है। बात है 1950 की। देश को आज़ाद हुए 3 साल हो गए थे, बट अभी संविधान लागू नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे जितनी भी डिफेंस पॉलिसीज थी तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही संभाल रहे थे। एंड उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत बड़ी प्रो टिप दी थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो इसलिए एक्सपेंड नहीं कर रहा था कि उनकी जो वेपनरी है वो सुपीरियर थे या फिर जो उनके सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट इट्स ऑल अबाउट द सी रूट। सी रूट की मदद से पहले वो व्यापारी बनकर आए, एंड उसी सी रूट की वजह से उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करा, और बाद में इसी का इस्तेमाल करा जाने लगा सैनिकों को, हथियारों को और गोला बारूद को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाने के लिए। और यही बात माउंटबेटन ने समझाई थी नेहरू को कि अगर इंडिया को फ्यूचर में सुपर पावर बनना है तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी नेवी को सबसे जल्दी डेवलप करो। और इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा विन विन होने वाली थी, क्योंकि उस समय जो डीकोलोनाइजेशन की लहर थी वो काफी चरम पे थी, और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो ब्रिटेन है वो काफी ज्यादा कर्जे में था, तो वो एज सुन एज पॉसिबल सारे अपने नेवी के एसेट्स बेच रहा था। बट बिकॉज ऑफ द फेवर्स इंडिया एक जहाज को सिक्योर कर लेता है, HMS हरक्यूलिस, जो कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़ाई है वो खत्म हो जाती है, और उसको पूरा खत्म करने के लिए ब्रिटेन के पास पैसा था नहीं। इवन वो हाफ कंडीशन में था, बट फिर भी इंडिया उसको खरीद लेता है और कुछ साल काम करके उसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर लेता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से भारत पहला देश बन जाता है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है एशिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ओरिजिनल विक्रांत का इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि 1971 में पाकिस्तान ने सबसे पहले इसी को डुबोने का सोचा, एंड एक टॉप सीक्रेट मिशन के तहत अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा इसको मार गिराने के लिए। बट इंडिया को पहले से इसका पता लग गया
दिया था एंड इसकी लोकेशन को एक दिन के अंदर टॉप सीक्रेट जगह पे ले गए और उसकी जगह आईएनएस राजपूत को खड़ा कर दिया, ये शो करने के लिए कि आईएनएस विक्रांत वहीं पर है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया एंड बाजार से बहुत सारे फल खरीदने का ऑर्डर भी आ गया। जैसे पीएनएस गाजी पास आया तो डेप्थ चार्ज की वजह से उसको उड़ा दिया और जितने भी पाकिस्तानी नेवी सेलर्स थे वो ऑन बोर्ड सारे मारे गए। और बाद में विक्रांत ने ना सिर्फ सक्सेसफुली ब्लॉकेड करा बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को भागने से भी रोक के रखा एंड अपनी एयर पावर की वजह से उन्होंने कॉक्स बाजार की बमबारी भी करी एंड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इंडिया को जीतने में काफी ज्यादा मदद करी। बट टाइम के साथ साथ ये बूढ़ा होता चला गया और 1997 में इसको रिटायर कर दिया गया। बट इसकी यादें काफी ज्यादा अच्छी थी एंड इंडिया चाहता था कि हमारे पास भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर हो। सो इसी के तहत 1999 में एक प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है प्रोजेक्ट 71B, जिसके तहत इंडिया फर्स्ट टाइम सोचता है कि क्यों ना हम भारत के अंदर एक अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, लेट्स सी कि हम कितना आगे तक जाते हैं। और 2003 में इसके डिजाइन को फाइनलाइज कर दिया जाता है। 7 साल बाद 2009 में जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है कोचिन शिपयार्ड पे एक ड्राई डॉक में और 2013 में उसको शिफ्ट करा जाता है फर्स्ट टाइम पानी के ऊपर, जिस टाइम पे उसकी जो टनेज थी वो थी 21,000 की और उसके ऊपर फिर पूरे जहाज को बिल्ड करा जाता है। 7 साल बाद 2020 में इसके अंदर अमेरिका से मंगवाए हुए 4 इंजन को इंस्टॉल करा जाता है और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम आईएनएस विक्रांत अपनी पावर से चलता है एंड ऑफिशियली 2022 में इसको कमीशन कर दिया जाता है। बट जो 2023 का साल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 2 वजह से। पहला, फर्स्ट टाइम आईएनएस विक्रांत के ऊपर MiG-29 फुलक्रम लैंड करता है, जो साबित कर देता है कि जो थ्योरी पिछले 15-20 साल से आ रही थी वो आज प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो गई है। और सेकंड, उससे भी बड़ा, एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है हर साल जिसको कहते हैं कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं और पूरी डिफेंस के जितने भी हेड होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन पैरामिलिट्री, वो एक साथ बैठ के मंथन करते हैं दिल्ली में एक टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड bunker में बैठ के कि इंडिया का जो डिफेंस का फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। और ये हर साल हमेशा उसी तय लोकेशन पे होता था। बट ये फर्स्ट टाइम था कि 2023 में फर्स्ट टाइम ओपनली इस कॉन्फ्रेंस को आईएनएस विक्रांत के ऊपर करा जाता है। इससे इंडिया ये सिग्नल सेंड करता है कि अब हम वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए तैयार है। अगर हम नई विक्रांत की बात करें तो इसको बनाने की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इस बात से लेके कि इंडिया ने इसमें दावा करा है कि जो 76% कंपोनेंट है वो हमने भारत के अंदर ही बनाया है। बट इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है और इसको हम समझ सकते हैं 3 पार्ट के अंदर। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्किन। इस वॉरशिप की जो स्किन है या फिर इसका जो हल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत इंडिया ने जो 90% इंडिजिनियस थी उसको अचीव करा। दरअसल अगर हम कोई भी वॉरशिप बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कोई भी नॉर्मल स्टील नहीं लगा सकते जो कि नॉर्मल कार्गो शिप में लगता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है एंड इन केस अगर उस पर कोई शेल लगता है तो या तो वो टूट जाएगा और अगर वो नहीं टूटता तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं शार्पनर्स, वो अंदर जितने भी सेलर्स होंगे उनको आराम से मार सकता है और वो ऐसा लगेगा जैसे कि एक साथ कई हजार गोलियां आ रही है, जो कि एक वॉरशिप में यूज करना काफी ज्यादा सुसाइडल है। एंड इसी के तहत इंडिया रिक्वेस्ट करता है रशिया से कि जो उनका वॉरशिप ग्रेड स्टील है वो प्लीज हमें प्रोवाइड करो। इवन दो भारत और रशिया काफी ज्यादा अच्छे दोस्त है, बट जब इकोनॉमी की और जब पैसे की बात आती है तो रशिया वॉज वेरी हैप्पी एज अ सप्लायर, बट टेक्नोलॉजी देने से उन्होंने भी मना कर दिया। तो इसी के तहत जो DRDO थी और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी वो साथ मिलके इसी वॉरशिप स्टील पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सामने निकल कर आता है DMR 249A, अ वॉरशिप स्टील, जो कि इंडिया ने खुद ही बनाया था। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एंड जो सबसे खास बात है कि अगर इस पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ेगा किसी भी वेपन्स का तो इंस्टेड कि ये टूट जाए ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है और जितना भी काइनेटिक इम्पैक्ट है उसको सोक कर लेता है। एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। और ये सेम टेक्नोलॉजी अब आने वाले जितने भी वॉरशिप्स हैं उसमें भी यूज करी जाएगी। टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ दिस वॉरशिप, जो उसका दिल है, इस केस में इंजन। इस वॉरशिप के अंदर अमेरिका के 4 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन इंजन है। बेसिकली एक जेट इंजन है जिसको एक वॉरशिप के अंदर लगा दिया है एंड यहीं पे जो उसकी कमजोर कड़ी है वो सामने निकल कर आती है। बेसिकली जो अमेरिका की पॉलिसी है वो यहाँ पे अड़ंगा डालती है। कभी उनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी वो फेवर में होते हैं, कभी वो अगेंस्ट में होते हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बढ़ता है बल्कि जो रिपेयर मेंटेनेंस की जो पार्ट्स होते हैं वो इनके ऊपर भी बढ़ता है। 1999 में जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा था सक्सेसफुली ओपनली पूरी दुनिया के सामने, तो अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाए कि जितने भी जो सी किंग हेलीकॉप्टर्स थे वो 1 हफ्ते के अंदर ही ग्राउंडेड हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि सैंक्शंस थे हमारे ऊपर तो वो कई साल तक ग्राउंडेड ही रहे। बट भारत ने इतना बड़ा चांस लिया क्यों अमेरिका के साथ? तो वेल, जो ये इंजन है इसको दुनिया की 30 से ज्यादा नेवीज इस्तेमाल करती है। ये काफी ट्राइड है, टेस्टेड है एंड बैटल प्रूवन भी है और इसी कंटीजेंसी के लिए इंडिया ने इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उसको हमेशा
बफर स्टॉक में रखता है। इनकेस अगर सैंक्शन लगता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगले दिन ही ये वॉरशिप एक डब्बे की तरह खड़ी हो जाएगी। इसको इंडिया 10 या 11 साल तक आराम से चला सकता है। टॉकिंग अबाउट द आइज ऑफ दिस वॉरशिप, इसके अंदर इंस्टॉल करा गया है इजराइल का फ्लैगशिप MF स्टार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। एंड आपने इसका नाम कई बार जो जेट फाइटर्स है उसके अंदर भी सुना होगा। बट इस वॉरशिप में एक कमाल की चीज करता है। अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने 360 डिग्री रेडार से, तो जो ये ऐसा रेडार है काफी ज्यादा कैपेबल है। ये ना सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि एक साथ ये 3-4 चीजें एक बार में कर सकता है। उनको पकड़ेगा, उनको प्रोसेस करेगा एंड देन फिर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी जो सबसे ज्यादा डेंजरस टारगेट होगा उसको टारगेट करेगा। एंड ये सारा होगा एक साथ। ऐसे लगा लीजिए कि आपकी 360 डिग्रीज में आंखें हैं एंड आप एक साथ ना सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो बल्कि उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो, जो कि ओल्डर पुराने रेडार में करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और इसका नतीजा ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफाइड रिपोर्ट्स ये रेडार एक साथ 1000 टारगेट्स को पकड़ के प्रोसेस करके उसका काउंटर मेजर भी कर सकता है, वो भी एट अ सेम टाइम। इन केस ऑफ अ सिनेरियो, अगर इसके ऊपर एक साथ 100 मिसाइलें देके मारता है तो वो उन 100 को एक साथ डिटेक्ट करके उनको प्रायोरिटी करके एक एक करके उनको मारने के लिए कमांड देना स्टार्ट कर देगा अपनी बराकेट मिसाइल से, या फिर जितने भी ऑन बोर्ड CIWS है, या फिर जो उनकी एस्कॉर्ट शिप्स है उनकी मदद से। बट इंडिया यहाँ पे अपने हिसाब से क्यों नहीं गया? हमने अपना खुद का क्यों नहीं इंस्टॉल करा इसमें? तो वेल, इसके पीछे 2 फैक्टर है। अगर आपने कभी नोटिस करा होगा कि जितने भी रेडार से जितने भी सेंसर्स है, इंडिया उसको ना अमेरिका से परचेज करता ना रशिया से, वो हमेशा इजराइल से परचेज करता है। बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी एंड बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल जो इजराइल का काफी ज्यादा डिपेंड है, उनके रेडार्स हमेशा बेस्ट होते हैं। उनका जीना मरना इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जितनी भी आती मिसाइलें हैं, आते हुए जितनी भी शेल्स है, अगर उसको पकड़ पा रहे हैं तभी उसको मार पाएंगे। एंड इसी वजह से जो उनका टेक है वो काफी ज्यादा एडवांस है इस फील्ड में। एंड सेकंड रीजन ये था कि अगर भारत इस जहाज के ऊपर $3 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम कोई मीडियोकर या फिर कोई हाफ वेट के ऊपर नहीं जाने वाले। इसके लिए चाहिए होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया भी गया था। एंड टॉकिंग अबाउट द टीथ ऑफ दिस वॉरशिप, जो कि इस केस में इसके वेपन्स है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये एक साथ 2 स्क्वाड्रंस या फिर 36 MiG-29 को कैरी कर सकता है। इसकी मदद से ये किसी भी देश के पास रुक के वहां से ऑपरेट भी कर सकता है और डीप विद इन जाके भी एयर स्ट्राइक करवा सकता है, जैसे कि ओरिजिनल विक्रांत ने करा था 1971 में। अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर 32 बराक मिसाइल है, जिसको बाद में रिप्लेनिश भी कर सकते हैं विद ऑनबोर्ड स्टोरेज। बराक मिसाइल्स काफी ज्यादा स्मार्ट है एंड ये हैंड टू हैंड काम करता है MF स्टार एसा रेडार के साथ। बेसिकली जब ये रेडार किसी मिसाइल को डिटेक्ट करता है तो वो एक बीम भेजता है एंड साथ के साथ एक मिसाइल को भी लॉन्च कर देता है। उसके अंदर सारे डेटा को फीड करके वो उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। बट बराक 8 बहुत ज्यादा स्मार्ट मिसाइल है। जितनी भी प्रोसेसिंग का काम है कि किस स्पीड पे, किस ऑल्टीट्यूड पे, किस वेलोसिटी पे इसको मार कराना है, वो उसके ऑनबोर्ड रेडार्स एंड कंप्यूटर्स डिसाइड करते हैं। तो इससे ये होता है कि वॉरशिप का रेडार फ्री हो जाता है बाकी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये मिसाइल डुअल पल्स है, बेसिकली 2 मिसाइलें एक मिसाइल के अंदर। सेकंड जो इसका सबसे इंप्रेसिव है तो वो है इसका AK-630 CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसको हमने रशिया से परचेज करा था। सो बेसिकली ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इनकेस अगर जितनी भी लेयर्स है डिफेंस की वो फेल हो जाती है एंड पता होता है कि मिसाइल जस्ट आने वाली है विद इन सेकेंड्स, तो ये गैटलिंग गन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड तक फायर कर सकती है। बेसिकली ये एक आती मिसाइल के आगे गोली की दीवार खड़ी कर देगी। एंड एस E=mc², जो आती मिसाइल और जो ब्लड का इम्पैक्ट होगा वो ट्रमेंडस होगा एंड वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अनदर जो सबसे इंप्रेसिव है तो वो है इसका हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो। सो बेसिकली इसके 2 काम है। पहला तो जितने भी सैनिक है या जितने भी कमांडोज है उनको इस वॉरशिप से जमीन पे ले जाना या दूसरी शिप पे ले जाना, एंड दूसरा है एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड। इसके अंदर काफी ज्यादा एडवांस सेंसर्स है जिसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए। जब ये पता लग जाता है कि जो एनिमी सबमरीन है वो काम कर रही है तो ये पूरे जहाज के आसपास एक जाल बिछा देता है और जैसे ही कोई सबमरीन पकड़ में आती है तो डेप्थ चार्ज डाल के उसको तुरंत तबाह करा जा सकता है। एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वॉरशिप का तो वो है रशिया का कमोव KA-31 हेलीकॉप्टर, जो कि बेसिकली एक मिनी ऑवॉक्स की तरह काम करता है। सो जैसे कि हम सबको पता है कि धरती गोल है एंड एक होराइजन तक की लिमिट होती है जहां तक रेडार काम कर सकता है। बट इस हेलीकॉप्टर के नीचे इसी रेडार की एक्सटेंशन है, जिससे ये होता है कि जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो उसको जल्दी से जल्दी हवा में भेजा जाता है एंड जितना ही ऊंचा जाता रहेगा तो जो होराइजन है वॉरशिप का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में ये होता है कि जो MF स्टार की रेंज थी 450 किलोमीटर, वो इस हेलीकॉप्टर की मदद से 800 किलोमीटर तक चली जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई मिसाइल 400 किलोमीटर में पकड़ में आती थी तो वहीं अब इसकी रेंज 800 या 850 किलोमीटर हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वॉरशिप को सर्वाइव करने के लिए। INS विक्रांत काफी ज्यादा इंप्रेसिव है एंड इसका अंदाजा आप
पाकिस्तान के रिएक्शन से भी लगा सकते हो। सो बेसिकली जब इस शिप को कमीशन करा गया था तो सबसे पहला जो रिएक्शन आया था पाकिस्तान का वो ये था कि इट्स जस्ट अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी, बहुत बड़ा टारगेट है, हम तो उसको देख के मार करा सकते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप अपने एनिमी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यही बोलेगा। बट उनके रिस्पॉन्स की सीरियसनेस आप इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने इसको मार गिराने के लिए चाइना से 8 पनडुब्बियां खरीदी है, और ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, दे आर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम। सो बेसिकली जितनी भी ट्रेडिशनल पनडुब्बियां होती है जो डीजल से चलती है तो उनको कुछ टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है, बिकॉज डीजल को जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि पानी के अंदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब वो हवा लेने के लिए सरफेस पर आती है तो वो सबसे ज्यादा वनरेबल पॉइंट होता है किसी भी पनडुब्बी का। बट जो ये AIS सिस्टम है ये काफी ज्यादा यूनिक है। इंस्टेड कि वो सरफेस पर आए, वो लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। उसी की मदद से डीजल जनरेटर को चलाया भी जाता है और बैटरीज को भी चार्ज करा जाता है। सो पहले जहाँ पे एक पनडुब्बी की इंड्योरेंस कुछ दिनों की होती थी तो वो 1 हफ्ते तक खींच जाती है। सो इनकेस अगर इसको विक्रांत को हंट करना होगा तो ये एक तय लोकेशन पे चुपचाप जाके बैठ सकता है कई हफ्तों तक एंड वेट कर सकता है कि जैसे ही सिग्नल आएगा विक्रांत का तो वो तुरंत ही जितने भी टॉर्पीडोज है वो छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक इट माइट ऑलरेडी बी टू लेट। बट ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है पाकिस्तान के इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी वॉरशिप कभी अकेली नहीं चलती, इसके साथ हमेशा 10 से 12 एस्कॉर्ट शिप चलती है, और साथ के साथ पनडुब्बियां भी, जिनका काम ही होता है कि ऐसे जितने भी थ्रेट्स अंडर वाटर उनको पहले पकड़ा जा सके। और जितने भी अपने डिस्ट्रॉयर्स के नाम सुने होंगे जैसे कि INS विशाखापट्टनम, तो उनके पास काफी ज्यादा सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं अंडरग्राउंड, जिसको आप एक माइक की तरह भी कह सकते हो। इवन दो अगर पनडुब्बी साइलेंटली बैठी भी होगी डीप अंडर वाटर तब भी उसको पकड़ सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट द चाइनाज रिएक्शन, तो वेल उन्होंने इसको सीरियसली एक्नॉलेज भी करा है, बट साथ के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो INS विक्रांत है वो हमारी फ्लैगशिप टाइप 003 फूजिन उससे एक जनरेशन पीछे है, जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जितनी भी कैरियर क्लास की वॉरशिप्स होती है उनको डिफीट करने के लिए चाइना ने काफी ज्यादा यूनिक काम करा है। वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, जिसको पहले जमीन से छोड़ा जाता है, वो फिर स्पेस में जाती है, और उसके बाद जितनी भी स्पाई सैटेलाइट्स है उसकी मदद से उसको गाइड करा जाता है। स्पेस में री एंटर करने के बाद वो मार्क 15 या मार्क 20 की स्पीड से एक वॉरशिप के ऊपर जाके लग सकती है, और इस पूरे एंगेजमेंट का जो रेडियस है वो है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। बट ये अभी तक कागजों पर ही है एंड थ्योरेटिकल है। सुनने में ये थोड़ा साइफाई भी लगता है, बट इसको अभी तक प्रैक्टिकली किसी ने अपनी आंखों से ऑब्जर्व भी नहीं करा, ना किसी ने देखा है। इसके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकता, बट एक चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ तो वो है जापान। चाइना की सबसे बड़ी सरदर्दी इंडिया नहीं है, इवन तो उनके पास सबमरीन्स की बहुत बड़ी फ्लीट है, बट जो असली सरदर्द है वो है जापान। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जापान के जितने भी नेवल एसिड्स जब रिटायर होते हैं तो वो ऑलरेडी बाकी कंट्रीज की एसिड से एक जनरेशन ऊपर होती है। और कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इंडिया को इस बात की सलाह भी दी थी कि अगर इंडिया को चाइना को काउंटर करना है तो उसको जापान की जितने भी रिटायर्ड सबमरीन्स है उसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना चाहिए। एंड 21st सेंचुरी की जो वॉर है वो यही होती है कि अगर आप पहले देख सकते हो तो आप पहले मार भी सकते हो, और जापान इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। INS विक्रांत ऑलरेडी बहुत माइटी है, बट हर माइटी चीज के साथ कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी जुड़ा होता है। एंड इसके साथ जो क्रिटिसिज्म है वो ना सिर्फ बाकी देशों से भी आया था, बल्कि हमारे इंडिया के खुद के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है, इवन इंक्लूडिंग द लेट CDS जनरल विपिन रावत, उन्होंने भी किया था, जो कि कहीं ना कहीं एक हद तक लॉजिकल भी है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है वो है इसकी कॉस्ट को लेके, कि इंडिया ने $3 बिलियन बस एक नेवल एसेट से लगा दिए। लेट CDS ने ये बात बोली थी कि इंस्टेड इंडिया सारे एग्स को एक बास्केट में रखे, इससे बढ़िया है कि जो हमारा खुद का एक परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हम उस पर क्यों ना इन्वेस्ट करें। वहाँ पे बहुत सारे एयर बेस बना के, वहाँ पे बहुत सारे नेवल बेस बना के, इवन वहाँ पे बहुत सारी आर्मी को स्टेशन करके, वो एक परफेक्ट चोक पॉइंट है चाइना की गर्दन को दबाने का। एंड दैट इज ऑल्सो अनसिंकेबल। अगर चाइना को हमला करना होगा तो उसको वहाँ पे ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। और एक और जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि इंस्टेड इंडिया इस पे एक साथ पैसा लगाता, इससे बढ़िया था कि हम 4 से 5 डिस्ट्रॉयर्स या फिर फ्रिगेट्स को भी बना सकते थे इसकी कॉस्ट में। बट जो चीज विक्रांत के फेवर में जाती है कि यहाँ से जेट फाइटर्स को टेक ऑफ करा जा सकता है, जिससे ब्लॉकेड काफी अच्छी से हो सकता है। और इतने बड़े इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कोई पैच ऑफ लैंड ना होने की वजह से ये उस रोल को फुलफिल कर सकता है जो कि बाकी फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर्स नहीं कर सकती। बट एक ड्रॉबैक जिसके लिए मुझे भी एग्री करना पड़ेगा तो वो है इसका स्टो बार। सो बेसिकली जब इससे जेट फाइटर टेक ऑफ करता है तभी एक रैंप से टेक ऑफ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई स्केटबोर्ड होता है या कोई बाइसाइकिल का टूर्नामेंट होता है। इस कंडीशन में जेट फाइटर के पास 2 से 3 सेकंड्स होते हैं अपने आप को फुल थ्रॉटल देके हवा में जाने के लिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी है, एंड
चाइना ने भी इस बात को लेकर पॉइंट आउट करा था कि इसकी वजह से जो जेट फाइटर में फ्यूल और जो वेपन्स है वो एक लिमिटेड हद तक ले जा सकता है, जिससे जो इफेक्टिव रेंज है वो काफी कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सम डाटा, जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है विक्रांत की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। आउट ऑफ 36 जेट फाइटर्स हार्डली 11 या 12 जेट फाइटर्स को इस्तेमाल करा जा सकता है एज एन ऑफेंस की तरह, और जितने भी स्क्वाड्रंस होंगे उनको विक्रांत को डिफेंड करने के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो इसका पर्पस है वो उसको डाइल्यूट कर देता है। बट कहीं ना कहीं जो कॉस्ट थी वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी थी। जो उसका अदर ऑल्टरनेटिव है तो वो है इसका कैटोबार, कैटापल्ट असिस्टेड शटल रिकवरी। सो बेसिकली इसमें शिप की पावर का इस्तेमाल करा जाता है जेट फाइटर को प्रोपेल करने के लिए। 2 सेकंड के अंदर ये 0 से लेके 300 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकता है एक जेट फाइटर को। एंड इस केस में जो प्लेन है वो काफी मात्रा में फ्यूल भी ले जा सकता है और वेपन्स भी ले जा सकता है, जैसे कि अमेरिकन सुपर कैरियर्स करते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इससे जो कॉस्ट थी और जो टाइम थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस चीज़ को इंडिया में डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर है उसको हमें काफ़ी हद तक डेवलप करना पड़ेगा। जब INS विक्रांत बना था तब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ड्रोन्स थे वो कहीं ना कहीं एक साइंस फिक्शन की चीज़ होती थी, बट आज 2025 में ये काफ़ी ज़्यादा रियल है। एंड जैसे कि हमने यूक्रेन वॉर में देखा तो ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर है। कुछ हज़ार रुपए के ड्रोन्स करोड़ों रुपए के टैंक्स और अदर एसेट्स को आराम से उड़ा रहे हैं। सो एक क्वेश्चन रेज होता है कि आज के टाइम पे INS विक्रांत ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में अपने आप को कैसे स्टैंड आउट कर सकता है। सो जब इसकी डेवलपमेंट करी जा रही थी तो इसी बात का ध्यान भी रखा गया था। तो इसके लिए जो सबसे पहला लेयर ऑफ डिफेंस था तो वो था शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स। सो इन केस अगर विक्रांत के ऊपर 2 या 3 हज़ार के स्वॉर्म्स में इसके ऊपर ड्रोन से अटैक होता है तो ये उसके जो सिग्नल है उसको ब्लॉक करेगा या इन केस एक डिकॉय सेट कर देगा, जिससे आसानी से निपटा भी जा सकता है बाकी मेथड्स के अलावा। बट जो सबसे बड़ा खतरा है तो वो है अंडर वाटर ड्रोन्स का, UUV। और चाइना जैसे देश इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एक AI पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन कई महीने तक एक जगह पे रह सकता है। एंड इन केस अगर उसको विक्रांत का सिग्नल मिल जाता है तो वो छुप के उसके हल पे अटैच होके उसको डुबो भी सकता है, और ये थ्रेट काफी ज्यादा रियल है। सो इस केस में जो नेवी की पॉलिसी है तो वो भी है फाइटिंग फायर विद फायर। एंड इंडियन नेवी खुद के ड्रोन्स पे भी काम कर रहा है, और एक हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही है जिसमें इंस्टेड की हम 36 जेट फाइटर ले जाए तो हम कुछ को कम करके कहीं 100 या कई हज़ार ड्रोन्स को भी ले जाया जा सकता है। एंड जो विक्रांत होगा ये एज अ मदरशिप की तरह भी काम कर सकती है उनको गाइडेंस देने के लिए। एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे इसमें, जिसके बारे में काफी बात नहीं करी जाती, तो वो है इसका वॉरफेयर बैटल नेट सिस्टम। सो बेसिकली इसमें ये होगा कि एक जो बैटल ग्रुप होएगा जिसमें 12 से 13 शिप्स होंगी तो वो आपस में एक सेफ स्पेस में कम्युनिकेट करेंगी। एंड इन केस अगर किसी एक डिस्ट्रॉयर को कोई आती हुई मिसाइल दिख जाती है तो वो सीधा कम्युनिकेट कर सकता है अपनी मदरशिप से, इस केस में विक्रांत। या इन केस अगर विक्रांत कोई आते हुए थ्रेट को डिटेक्ट करता है तो इंस्टेड कि वो अपनी मिसाइल को इस्तेमाल करे तो वो किसी दूसरे डिस्ट्रॉयर जो उसके काफी करीब है उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। एंड द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस कि इसको कैसे इस्तेमाल करा जाएगा। एंड जो अमेरिकन नेवी है उनकी सीक्रेट सॉस की रेसिपी यही चीज है, ना कि जेट फाइटर्स या सुपर कैरियर्स। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इंडिया की एक डॉक्ट्रिन है कि एटलीस्ट हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए, जिसमें जो 2 है वो हमेशा ओशन में रहेंगे पेट्रोलिंग के लिए और इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करेंगे। एंड एक जो होगा वो हमेशा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। और इसी डॉक्ट्रिन के तहत इंडिया एक अगले एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी काम करने वाला था जिसका नाम रखा गया था INS विशाल। बट कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा जाने वाली थी, इसी की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। एंड स्मार्टली बट रैशनली जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो छोटी चीजों पे भी काम करना स्टार्ट कर रही है, जैसे कि हमारे देश के अंदर बने हुए ड्रोन्स, राइफल्स, इवन टैंक्स या जेट फाइटर्स भी। एंड $3 बिलियन बहुत ही लार्ज अमाउंट होती है। जब विक्रांत को बनाया गया था तो उसकी कॉस्ट काफी कम थी, बट टाइम के साथ साथ जो ये कॉस्ट है ये 8 गुना तक बढ़ गई। एंड जो INS विशाल था वो ये बताया जा रहा था कि ये 60 से 70 हज़ार डिस्प्लेसमेंट की टन का होगा। गुड, बट दैट वाज वेरी गुड एस्टिमेट। एंड टाइम के साथ साथ जो फ्रिक्शन है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ाती है। बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। जो एक्सपर्टीज हमने ली थी इसको बनाने में, तो अब इसी का इस्तेमाल करा जाएगा हमारे जितने भी फ्यूचर वॉरशिप्स होंगी, एदर डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स या इवन फ्रिगेट्स। तो एक ह्यूज एडवांटेज मिलेगा इंडिया को, जैसे कि वॉरशिप स्टील में हुआ था। और ये शिप इंडिया को एक मुहाने पे लाके खड़ा कर देती है, जिसके कई सारे रास्ते हैं। पहला तो ये कि इंडिया अपनी ओरिजिनल डॉक्ट्रिन पे काम करे और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना स्टार्ट करे एज सुन एज पॉसिबल, जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। बट आज के AI और ड्रोन्स के जमाने में ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना काफी ज्यादा
डेंजरस भी है। या फिर इंडिया एक नई तरह के हाइब्रिड कैरियर्स पे काम करे, इंस्टेड कि वो जेट्स को टेक ऑफ या लैंड करवाए, वो ड्रोन्स को छोड़ सकता है या तो हवा में या तो पानी में। एंड इंस्टेड कि वो 40 से 50 जेट फाइटर्स को कैरी करे, वो कई हजार या कई लाख ड्रोन्स भी छोड़ सकता है। एंड इस केस में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक मदरशिप की तरह भी काम करेगा, स्ट्रेट आउट ऑफ किसी साईफाई मूवी या नोवेल की तरह, जिसके ऊपर अमेरिका ने अभी जस्ट सोचना स्टार्ट ही करा है। या फिर इंडिया को अंडर वाटर ड्रोन्स जो कि बहुत बड़े हो सकते हैं उस पर काम करना चाहिए, जो कि टाइम आने पर खुद ही अपने आप डिसीजन ले सकता है अटैक करने के लिए या डिफेंड करने के लिए। एंड सीइंग द वास्टनेस ऑफ ओशन और जो रिसोर्सेज चाइना के डिस्पोजेबल पर है, तो कहीं ना कहीं जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है वो यहाँ पे काम आएगी। इंस्टेड हम चाइना से हेड ऑन लड़ने लग जाए एक के बदले एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। नेवी का तो पता नहीं, पर इकोनॉमी श्योरली काफी जल्दी डूब जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाइएगा, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन लग गए थे। एंड इट विल बी टोटली वर्थ इट फॉर मी कि मैं अगली बार आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगा इसी भी अच्छी डिटेल्स के साथ। और अगर आपके भी कोई सजेशन है या फिर कोई चीज जो मैंने मिस कर दी है जो कि मैं नॉर्मली कर देता हूँ, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।